हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे जब कोई चेक बाउंस होता है तो क्या ऑफेंस होता है, कौन कौन से प्रोविजन इन्वॉल्व होते हैं और उसके लिए क्या पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि किन किन टाइमलाइंस का पालन करना चाहिए जिससे कि आपकी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रॉपर रूप से मेंटेनेबल हो सके। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज चेक बाउंस। चेक बाउंस जब एक चेक होल्डर द्वारा उसको अपने बैंक में इनकैशमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है और वो चेक बाउंस हो जाता है तो ये कहा जाता है कि चेक बाउंस का ऑफेंस कमिट हुआ है। चेक बाउंस होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? तो चेक बाउंस होने के जो जनरल रीज़न हो सकते हैं वो इनसफिशिएंट फंड्स हो सकता है, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉअर हो सकता है, या अकाउंट क्लोज हो सकता है, या एनी अदर रीजन हो सकता है। इस टाइप के ग्राउंड पे हो सकता है। इसको हम आगे थोड़ा डिटेल से समझेंगे। और जो चेक बाउंस हो जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है? तो उसके लिए पनिशमेंट है अप टू 2 ईयर्स तक की जेल या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और विथ बोथ, दोनों हो सकता है। ठीक है। चेक बाउंस से रिलेटेड प्रोविजंस कौन से हैं जिसको एक्ट डील करता है? तो वो है सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, जिसको जो है चेक बाउंस से रिलेटेड है, जिसको डील करता है जब चेक बाउंस होता है। तो क्या कहता है चेक बाउंस का सेक्शन 138? कह रहा है कि व्हेन एनी चेक ड्रॉन बाय ए पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी is returned by the bank unpaid either because of account is insufficient to honor the check or that it exceeds the amount arranged to be paid, such person shall be deemed to have committed an offense and shall be punished with imprisonment for a term which may be extended to 2 years or with fine which may be extended to twice the amount of the check or with both। ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? जब ये कंडीशंस फॉलो होती हैं तो होता है कि ऑफेंस कंप्लीट हो गया। कैसे? क्या क्या? कि चेक हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर द बैंक विद इन इट्स वैलिडिटी पीरियड। पहले चेक की वैलिडिटी 6 मंथ की होती थी, अब इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। जहाँ चेक का स्पेस होता है वहीं पे लिखा होता है कि वैलिड अप टू 3 मंथ्स। ठीक है। तो चेक जो है विद इन इट्स वैलिडिटी पीरियड की तरफ प्रेजेंट किया गया इनकैशमेंट के लिए, और द पेई आर द होल्डर इन ड्यू कोर्स मेक्स ए डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी बाई गिविंग इन ए नोटिस इन राइटिंग विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट, and the drawer of the such checks make fails to make the payment within 15 days of the receipt of the said notice। ठीक। अब इस कंडीशन को हमने आगे ब्रेक किया है, ब्रीफ में एक बार उसको देखते हैं क्या है। उसके पहले यहाँ के जनरल रीजन क्या क्या हो सकते हैं चेक बाउंस के। या तो इनसफिशिएंट फंड हो सकता है, जिसने चेक इशू किया है, जब वो चेक प्रेजेंट किया गया है इनकैशमेंट के लिए तो उसके अकाउंट में उतना फंड नहीं है जितना के लिए चेक है, और उस कारण से वो बाउंस हो जाती है। कहा जाता है कि चेक बाउंस हो गया इनसफिशिएंट फंड्स के कारण से। दूसरा क्या हो सकता है? स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इसने चेक इशू किया है, उसने अपने बैंकर को स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा हो। ऐसा होता है कभी कभी, या तो चेक इशू करने के बाद पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट हो गया हो, या तो गुड्स के सप्लाई को लेकर के या गुड्स की क्वालिटी को लेकर के, तो जिसने चेक इशू किया है अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि अगर ये चेक नंबर अगर पेमेंट के लिए आता है तो आप उसको स्टॉप पेमेंट कर देना, उसको इनकैश मत करना। या तो चेक इशू करने के बाद अकाउंट क्लोज हो गया हो, या तो इसने चेक इशू किया है अकाउंट क्लोज करा दिया हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी बैंक जो है वो अकाउंट क्लोज कर दिया हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो अकाउंट क्लोज का चेक उनके पास पड़ा रहता है, अगर उनका इंटेंशन गलत है, किसी को चीट करने का है, तो अकाउंट क्लोज का चेक काट के दे देते हैं। इसी तरीके के और भी रीजन हो सकते हैं बाउंस के। अब आते हैं कंडीशन क्या क्या फुलफिल होनी चाहिए चेक बाउंस के ऑफेंस कंप्लीट होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन है कि चेक जो है लीगली इन्फोर्सिएबल डेट और अदर लाइबिलिटी के लिए दिया गया। ये कहाँ मेंशन है? इसको अगर आप देखेंगे तो ये 138 जब कहता है तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन में ये मेंशन है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डेट और अदर लाइबिलिटी मीन्स लीगली इन्फोर्सिएबल डेट और अदर लाइबिलिटी, राइट।
तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि चेक जो है लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लायबिलिटी के लिए दिया गया हो। लेट्स से अगर कोई चेक गिफ्ट में दिया गया हो, चैरिटी के लिए दिया गया, डोनेशन के लिए दिया गया हो, तो वो कोई इन्फोर्सेबल लायबिलिटी नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको देना ही देना है। इसलिए चूंकि चैरिटी या गिफ्ट है, इसलिए इस तरीके अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस की केस नहीं चलती है। उसके लिए लीगली इन्फोर्सेबल डेट या लायबिलिटी का होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक फॉर इनकैशमेंट क्या है कि द चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द होल्डर ऑफ द चेक विद इन इट्स वैलिडिटी पीरियड। दैट इज क्या है, दैट इज 3 मंथ्स। अब चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, तो विद इन 3 मंथ्स उसको प्रेजेंट किया गया है और चेक डिसऑनर हो गया है। किस रीजन से, या तो इनसफिशिएंट फंड्स हो, या पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉवर हो, या अकाउंट क्लोज, या एनी अदर रीजन हो जिसके कारण से वो बाउंस हो गया हो। तो 3 कंडीशन ये हो गई, लीगली इन्फोर्सेबल, प्रेजेंटेशन विद इन इट्स वैलिडिटी एंड डिसऑनर ऑफ द चेक हो गया हो। और क्या क्या कंडीशन तो होनी चाहिए कि डिसऑनर होने के बाद जो पेई है, द होल्डर ऑफ द चेक है, उसने रिटन नोटिस भेज करके डिमांड करी है उस पेमेंट की, चेक अमाउंट की। कहाँ से, जब उसको चेक रिटर्न मेमो मिल गया है कि आपका चेक बाउंस हो गया है। जब कोई चेक बाउंस होता है, बैंक चेक रिटर्न मेमो इशू करता है। जब चेक बाउंस का मैसेज आ जाता है तो ये जरूरी है कि अब जा करके बैंक से जल्दी चेक रिटर्न मेमो कलेक्ट कर लें। उसमें वो रीजन दिया जाता है। तो चेक बाउंस रिटर्न मेमो कलेक्ट करने के, आपके मिलने के विद इन 30 डेज में आपको डिमांड नोटिस भेजनी पड़ेगी, और डिमांड नोटिस मिलने के विद इन 15 डेज में अगर दूसरी पार्टी ने इसने चेक इशू किया, पेमेंट नहीं किया है, तो ये कहा जाता है कि अब चेक बाउंस का ऑफेंस कमिट हो गया है, और उसके लिए जिसने चेक इशू किया है उसको जो है पनिशमेंट होगी अप टू 2 years तक की जेल, ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट और बोथ। ये विद इन 1 month फ्रॉम द कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ चेक बाउंस, इसको कंप्लेंट फाइल होना जरूरी है। इसको आगे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एक चेक इशू करता है बी को। चेक की डेट है 1 अक्टूबर 24। अब वैलिडिटी चेक की कब तक है, वो 31 दिसंबर 24 तक है। बी उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है 10 अक्टूबर को, ठीक है। उसको चेक रिटर्न मेमो मिल जाता है 12 अक्टूबर को कि ये चेक जो आपने डिपॉजिट किया था बी ने, वो फंड्स इनसफिशिएंट के कारण बाउंस हो जाता है। बी के पास ऑप्शन है कि वो विद इन 30 डेज, दैट इज 12 अक्टूबर से लेकर के मतलब 11 नवंबर तक वो डिमांड नोटिस भेजे। बी ने जो है 11 नवंबर तक वेट नहीं किया, उसने डिमांड नोटिस जो है 1 नवंबर को भेज दिया, जो कि ए को 5 नवंबर को वो डिमांड नोटिस मिल जाती है। इट मीन्स ए के पास जो है वह 20 नवंबर तक का टाइम है कि वो उसका पेमेंट कर दे। अगर 20 नवंबर तक वो पेमेंट कर देता है तो अब ये कहा जाए कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया, क्योंकि उसने विद इन टाइम जो पेमेंट कर दिया। लेट से 20 नवंबर तक पेमेंट नहीं करता है, तो अब कहा जाएगा कि ए ने एक ऑफेंस कमिट किया है, और उसके लिए अब जब ऑफेंस कमिट हुआ है 20 नवंबर को, उसके विद इन 1 मंथ जो है वो बी को कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। दैट इज कि 19 दिसंबर के पहले उसको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी चेक बाउंस का मजिस्ट्रेट के सामने। आप उसके बाद भी कंप्लेंट 1 मंथ के बाद भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपको शो करनी होती है कि आप क्यों नहीं विद इन 1 मंथ जो ऑफेंस कंप्लीट होने के विद इन 1 मंथ में आपने कंप्लेंट फाइल करी। इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दी गई है, जनरली कोर्ट इसको अलाउ नहीं करते हैं इसको, इसलिए डिले को अवॉइड करना चाहिए, विद इन 1 मंथ में कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू नीड एनी हेल्प, feel free to share your queries in the comments below or visit advocatesclub.in for free legal consultancy.